अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नौसेना की, जो आज से विशाखापट्टनम में सबसे बड़े सैन्य अभ्यास मिलन 24 की शुरुआत कर चुकी है। इस एक्सरसाइज में 51 देशों की नौसेनाएं शामिल हैं, जिनके 35 प्रमुख वॉरशिप्स और 50 एयरक्राफ्ट भी इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। मिलन 24 हर 2 साल में होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका ये 12वां एडिशन है, जो इस बार 27 फरवरी तक चलेगा। और इस दौरान 51 देशों की नौसेनाएं समंदर की लहरों पर आपसी तालमेल को बढ़ाने के साथ अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगी। समंदर के ये सूरबा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उतरे तो दुनिया देखती रह गई। जंगी जहाजों का ये भारी भरकम बेड़ा मिलन 2024 युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा है, जहां आज से इस एक्सरसाइज का आगाज हो चुका है। हर 2 साल में होने वाले इस सैन्य युद्धाभ्यास की मेजबानी इंडियन नेवी कर रही है, जिसमें इस बार 51 देशों की नौसेनाएं अपने जंगी जहाजों के साथ शामिल हुई हैं। इसीलिए इस युद्धाभ्यास का नाम मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम ये 2 जो युद्धपोत देख रहे हैं, काफी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब एक साथ किसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे, और अभी ये मिलन में शामिल हो रहे हैं। अभी ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, जो इंडिजिनस कैरियर है, वो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर मिलन में। तो मिलन में इस बार काफी कंट्रीज भी हैं, 50 कंट्रीज से नेवल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं, 18 शिप्स आए हैं, एक एयरक्राफ्ट भी आ रहा है बाहर से, और हमारे बाकी शिप्स भी होंगे। तो ये एक्सरसाइज सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज होगा जो भारत में कर रहे हैं, और इसमें हमारा ये भी है कि ये एम है कि हमारा कैपेबिलिटी दिखाएंगे। मिलन 24 सैन्य युद्धाभ्यास का ये 12वां एडिशन है, जो इस बार 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें मेजबान भारत की तरफ से पहली बार INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ कम से कम 30 जंगी जहाज शामिल किए गए हैं। हर दूसरे साल होने वाले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ईस्टर्न सीबोर्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, और पहली बार ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अलोंग साइड भी होंगे, क्योंकि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी पोर्ट में आता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो अलोंग साइड लाने के लिए और उसका सपोर्ट के लिए जितने सर्विसेज वगैरह चाहिए वो सब की तैयारी भी और उसका टेस्टिंग सब हो जाता है। तो ये पहली बार ये दोनों इधर आ रहे हैं और दोनों को हार्बर में लेके जाएंगे अलोंग साइड, और हमारा जितना सिस्टम्स और सर्विस वगैरह सब टेस्ट आउट हो जाएगा। इसे अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास कहा जा रहा है, जिसे इंडियन नेवी ने CCC यानी सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग की थीम दी है। इसीलिए 9 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में 51 देशों की नौसेनाएं आपसी तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर देंगी, साथ ही अपनी तैयारियों को भी हर कसौटी पर परखेंगी, क्योंकि हाल ही में अरब सागर के कमर्शियल कॉरिडोर पर हुए ड्रोन हमलों ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। लिहाजा इस युद्धाभ्यास में नौसेनाएं ऐसे ड्रोन हमलों से बचने का भी अभ्यास करेंगी। जिस तरह से जो पायरेट्स के हमले हैं मालवाहक जहाजों पर वो बढ़े, उसको लेकर इस वक्त क्या नौसेना के सामने चैलेंजेस हैं और कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हैं? हमारा कोशिश है कि इंडियन ओशन को एकदम फ्री, ओपन और सिक्योर, सेफ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए इंडियन ओशन में, ताकि सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी देशों के भी जो मर्चेंट शिप्स हैं वो अपना काम करना चाहिए आराम से।
तो हम तो भारतीय नौसेना तो इस इंडियन ओशन रीजन में हम सबसे बड़ा रेसिडेंट नेवल पावर है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंडियन ओशन शुड बी सेफ, सिक्योर और पीसफुल। हम साथ में मिलके इंफॉर्मेशन शेयरिंग और जो एसेट है उसको डिप्लॉय करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। मिलन 2024 एक्सरसाइज 2 चरणों में हो रही है, जिसका पहला चरण 19 से 23 फरवरी तक हार्बर फेज है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी, परेड, प्रदर्शनी और युवा अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। जबकि दूसरा चरण यानी सी फेज है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होगा। इस दौरान ये सभी नौसेनाएं समंदर की लहरों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूपी के संभल, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उन्हीं के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंचे और मंत्रोच्चार के साथ इस मंदिर की आधारशिला रखी। संभल में बने जा रहे इस मंदिर में बहुत सारी चीजें अनोखी हैं और इसे बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्मस्थल होगा जहां पर भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की के पवित्र धाम के निर्माण की पहली ईंट आज रख दी गई। मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के लिए भूमि पूजन शुभ मुहूर्त में किया गया, जिसके लिए पीएम मोदी खास तौर पर यूपी के संभल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के हाथों मंदिर का शिलान्यास कराया गया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा। संभल की धरती पर बनने जा रहा ये धाम बेहद खास है, क्योंकि संभल का ये कल्की धाम दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी और लोग भगवान कल्की के दर्शन कर पाएंगे। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कल्की धाम मंदिर का प्रारूप होगा। इसमें 68 तीर्थ के दर्शन लोग कर पाएंगे। कम से कम 9 जो अवतार है भगवान के, उनके दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ कल्की धाम का बड़ा मंदिर जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये बहुत बड़ा प्रांगण होगा जिसको 5 साल में बनकर तैयार होना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग के आखिर में जब धरती पर पाप चरम पर होगा और धर्म पर संकट आएगा, तब भगवान विष्णु कल्की अवतार लेंगे, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत गीता में भी है, जिसके 12वें स्कंद में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्की का विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। धर्म की स्थापना के लिए और जो दुष्ट हैं उनके नाश करने के लिए कल्की अवतार होगा। जो दर्शन के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि कल्की का अवतार कोई मानवीय अवतार नहीं है, ये एक चेतना का अवतार होगा। यानी लोगों के अंदर ईश्वरीय चेतना जागृत होगी और वही ईश्वरीय चेतना दुनिया भर से पापों का नाश करेगी।
और कुछ लोग इसको स्थूल रूप से भी मानते हैं। ये मानते हैं कि जब कल की अवतार होगा तो कल की श्वेत घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर के आएंगे या अस्त्र शस्त्र से युक्त होकर के आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इसी आस्था और विश्वास के बूते ही भगवान कल्कि के इस धाम के निर्माण का श्री गणेश आज से ही हो गया है। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग गर्भगृह होंगे। श्री कल्कि धाम का निर्माण राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा और इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी, जिसमें कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रबोध कृष्णम जी बता रहे थे कि कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा, जैसा मुझे उन्होंने पूरा समझाया अभी, जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए। कल्कि धाम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे, जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। संभल से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ताज महोत्सव की, जिसके समापन में अभी 10 दिन का वक्त बचा है, यानी कि 27 फरवरी तक प्रेम के प्रतीक ताजमहल को देखने वाले पर्यटक शिल्पग्राम में आयोजित ताज महोत्सव का आनंद भी ले सकेंगे। अगले 1.5 हफ्ते तक उन्हें देश की समृद्ध कलाओं, शिल्प संस्कृतियों, व्यंजनों, नृत्य और संगीत का गवाह बनने का मौका मिलेगा। ताज महोत्सव देखने के लिए हर व्यक्ति को एंट्री फीस के तौर पर सिर्फ 50 रुपए चुकाने होंगे। वहीं 5 साल के बच्चों के लिए एंट्री फ्री रखी गई है। विदेशी पर्यटकों को एंट्री के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म में 100 स्कूली बच्चों के समूह के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपए रखी गई है। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ मौजूद 2 शिक्षकों की एंट्री बिल्कुल फ्री होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किसी को अलग से कोई टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ताजमहल के सभी एंट्री गेट पर मौजूद काउंटर से ताज महोत्सव के टिकट खरीदे जा सकते हैं, जिसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए 400 कारीगरों की कला, हुनर और हाथों की जादूगरी का आप लुत्फ उठा सकेंगे, जिसमें तमिलनाडु से लकड़ी पत्थर की नक्काशी, उत्तर पूर्व भारत से बांस बेन का काम, आगरा का संगमरमर और जरदोजी का काम, पश्चिम बंगाल से कांथा सिलाई समेत और भी बहुत कुछ शामिल है। इस दौरान खाने के शौकीनों के लिए भी ताज महोत्सव किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो ताज महोत्सव देश की समृद्ध संस्कृति को भी समेटे हुए है। अगर आप यहां पर पहुंचते हैं तो आपको पूरे देश की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आप स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, जिसे देखने पूरे साल देश और दुनिया के पर्यटक आगरा आते हैं। लेकिन फरवरी के महीने में ताजमहल के साथ साथ आगरा की जो शान बढ़ाता है वो है ताज महोत्सव, जिसका इंतजार पर्यटक पूरे साल करते हैं। बहुत खूबसूरत सजाया गया है। दर्शकों के, पर्यटकों के जो है वो जो इस मेले में आ रहे हैं उनके जो है मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम किया गया है। सेल्फी पॉइंट्स बनाई गई है जहाँ पे आके खूबसूरत तस्वीरें खींची जा सकती है और अलग अलग एक्टिविटीज भी इस बार ताज महोत्सव में रखी गई है। खूबसूरत स्टॉल्स में आके जो पर्यटक है वो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं,
बल्कि इसके साथ साथ जो अलग अलग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। शाम के समय जो है वो पर्यटक जो दिन भर ताजमहल घूमते हैं, आगरा फोर्ट घूमते हैं, वो शाम के समय ताजोत्सव में आते हैं और उसका आनंद लेते हैं। मैम, आप कहाँ से आए हो? हम आगरा सिटी से। आगरा से। आप हर साल ताज महोत्सव देखते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं। इस बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, स्टैंडर्ड फेयर है और बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या लिया अभी तक या अभी आए हो? बस अभी आया हूँ। क्या लोगे? जो मन करेगा। जो मन करेगा। थीम रखी गई है संस्कृति और समृद्धि रखी गई है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए, चाहे वो देश का पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, वो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत में हो रही समृद्धि को भी देख सके, समझ सके और जो है ताज महोत्सव का लुत्फ उठा सके, इसकी कोशिश की गई है। साल 1992 यानी पिछले 32 साल से ताज महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसका मकसद कलाकारों और कारीगरों की समृद्ध विरासत का सम्मान करना है, ताकि उनकी कला और शिल्प को प्रोत्साहन भी मिल सके। और यही वजह है कि इस बार ताज महोत्सव पहुंच रहे लोगों को कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, जिनमें पर्यटकों के लिए पतंग महोत्सव है, इसके अलावा गजल कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। इस बार पर्यटक ताज महोत्सव पर आकर हॉट एयर बलून का आनंद भी ले सकेंगे। ताज महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज से सभी पर्यटक ताज महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। मैम, क्या इस बार ताज महोत्सव में खास है? संस्कृति और समृद्धि की थीम पे आयोजित इस बार ताज महोत्सव में बहुत सारे नए आकर्षक पर्यटकों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए है। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारा जो मुख्य आकर्षण है यहाँ का जो आर्टिजन और आर्ट एंड क्राफ्ट मेला है, जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं शिल्पग्राम में, वो रहेगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मंच दिया गया है और शिल्पग्राम के अलावा 4 और वेन्यूज ऐड किए गए हैं, ताकि ताज महोत्सव केवल शिल्पग्राम तक सीमित ना हो, पूरे शहर में इसका प्रचार प्रसार हो। इसके अतिरिक्त इस बार इसमें कई नए इवेंट्स जैसे ड्रामा फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक है, यमुना महाआरती है, 2 डेज का काइट फेस्टिवल है, 2 डेज बर्ड वॉचिंग इवेंट है, हॉट एयर बलून राइड जो संभावित है कि परसों से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे नए कार्यक्रम हैं। इसके अलावा महिलाओं को जोड़ने के लिए बाइक रैली है और पारंपरिक परिधान रेस है। तो कई नए इवेंट्स भी जोड़े गए हैं, नए वेन्यूज भी जोड़े गए हैं। प्रयास ये है कि पूरा जो एक आगरा जिस दिशा में जा रहा है और हमारा उत्तर प्रदेश जिस विकास की गति को पकड़ रहा है, उसका एक रिफ्लेक्शन इस ताज महोत्सव में देखने को मिला। हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर ताज महोत्सव के दौरान आगरा में भी अब यमुना की महाआरती की जा रही है और इसके लिए आगरा नगर निगम की तरफ से एतमदौला व्यू पॉइंट पर एक विशेष मंच भी बनाया गया है, जहां आज शाम महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने यमुना मैया की जय के नारे भी लगाए। और इस दौरान आरती स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ और गोविंद के भजन भी गूंजे। जैसे ही पंडित दियों से सजे थाल लेकर आरती करने लगे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बाकी बचे 9 दिन भी पहले से तय समय के मुताबिक यमुना महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। यमुना महाआरती हाथीघाट पे की जा रही है। यमुना महाआरती के लिए पूरे हाथी घाट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जगह जगह पे लाइटिंग की गई है, झंडे लगाए गए हैं। आरती के लिए विशेष घाट तैयार किया गया है, पूरे यमुना की सफाई की गई है। इस आरती के सभी साक्षी बन सके, इसकी कोशिश की जा रही है। ताज महोत्सव में जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो भी इस आरती को देखने ताज महोत्सव से हट के हाथी घाट में आ रहे हैं। कोशिश है कि जैसी आरती बनारस में की जाती है, हरिद्वार में की जाती है, वैसी ही आरती आगरा के यमुना घाट में की जाए। वैसे तो यह महाआरती 11 दिनों तक चलनी है, लेकिन आगरा के लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि यमुना जी की आरती लगातार यमुना घाट में आगरा में होती रहे। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।